हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हाइट्स एंड डिस्टेंस का हमारा 5th लेक्चर है। देखो हमने कंसेप्ट तो पढ़ लिया था, अब हमें उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या कह रहा है देखो, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रेट हाईवे है, मतलब ये एक हाईवे है। अच्छा, इट लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब हाईवे खत्म जाके हो रहा है टावर पे, मतलब एंड में एक टावर है ऐसे। ठीक है, तो एक हाईवे है और हाईवे में बीच में ही एंड में लास्ट में एक टावर है। तो ये कह रहा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये हाईवे खत्म ही जाकर हो रहा है टावर के फुट के ऊपर। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, अब मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर के ऊपर एक पर्सन खड़ा है, ऑब्जर्व्स अ कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब अगर हम डायग्राम बनाए तो वो कह रहा है कि एक टावर है, ठीक, यहां पर एक पर्सन खड़ा है। अच्छा, ये हाईवे हो गया, ये हमारा हाईवे है। ठीक, तो ये कह रहा है स्ट्रेट हाईवे, हाईवे है मतलब इस पे व्हीकल या कार जो भी है वो इस तरह से चलेगी, इस तरह से ऐसे या उधर से इधर। ठीक, वो कह रहा है कि उसने टॉप से एक कार को देखा हाईवे पे एट अ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन था। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इसका मतलब है ऑब्जर्वर ऊपर है और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो ऑब्जेक्ट नीचे है। तो इसका मतलब यहां पर ऑब्जर्वर है और यहां से वो कार को देख रहा है। ठीक है, तो अगर यहां पे ऑब्जर्वर है, अगर हम उसकी नॉर्मल लाइन ऑफ साइट पहले बनाए, नॉर्मल लाइन ऑफ साइट मतलब कि वो नॉर्मल कैसे देखता है, अगर वो ऊपर या नीचे ना देखे, नॉर्मली देखे, तो नॉर्मल वो ऐसे देखेगा। ठीक है, अब उसने यहां पे एक कार को देखा, तो कार को जब देखेगा तो ऐसे देखेगा। देखो यहां पे नॉर्मल देख रहा है सीधे ऐसे, कार को देखने के लिए उसका अपना एंगल ऐसे करके चेंज करना पड़ेगा, ऐसे करके देखेगा कार को, यहां से ऐसे देखेगा। तो अब उसने कार को जब देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, थोड़ी सी लाइन स्ट्रेट कर देते हैं, वो 30 का बन रहा है। मतलब ये एंगल 30 का है। याद रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन हो, दे आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल हमेशा मेजर होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है ये लाइन इसके पैरेलल होगी, तो अगर ये 30 है तो मतलब ये वाला एंगल यहां पर भी 30 डिग्री का होगा। ठीक है, कौन सा एंगल होगा ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। राइट, अब क्वेश्चन कह रहा है विच इज अप्रोचिंग, विच इज मतलब द कार इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कार को, जिस कार को उसने यहां पे देखा है, वो कार टावर के फुट की तरफ जा रही है और एक यूनिफॉर्म फिक्स्ड स्पीड से जा रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, 6 सेकेंड लेटर, मतलब कार ने जब 6 सेकेंड चल ली, कार 6 सेकेंड मूव करने के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब कार पहले यहां पे थी, मान लेते हैं पॉइंट ए हो गया, 6 सेकेंड बाद वो कार जो टावर के तरफ जा रही है वो मान लेते इस पॉइंट पर आ गई, पॉइंट बी हो गया ये। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जब कार आ गई तब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। यहां बन रहा था 30 का, यहां बन रहा है 60 का। इसका मतलब है अब अगर हम यहां से इस कार को देखेंगे तो ये ऐसे नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है, कार को देखेंगे तो ऐसे करके एंगल चेंज करेंगे, ऐसे करके। तो अभी जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, अभी जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब ये पूरा एंगल, इतना पूरा एंगल जो होगा ये होगा 60 डिग्री का होगा। अच्छा, अगर ये 60 है पूरा एंगल तो दैट मींस ये भी हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक, और यहां से यहां तक आने में फ्रॉम ए टू बी ये डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड पे कवर करने के लिए कार को 6 सेकेंड का टाइम लगा है। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब कार पॉइंट बी पर आ गई,
अब पॉइंट बी से उसको टावर के फुट तक, जो मतलब जो डिस्टेंस बची हुई है टावर तक, वो रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम और लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पे इसको मार्क कर देते हैं, जो टावर है इसको मार्क कर देते हैं सी और डी। तो पूछ ये रहा है कि अगर ए से बी तक आने में कार को 6 सेकेंड लगे हैं, तो अगर कार उसी स्पीड से आगे भी मूव करती है तो बी से सी तक का जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, इसको कवर करने में कार को कितना टाइम और लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैंने क्या बताया था शुरुआत में ही कि सबसे पहले डायग्राम बनाने के बाद एक सिंगल स्टेटमेंट में शॉर्ट में हम अपने डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। तो जब डायग्राम बना लिया, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसके बाद हम लिखेंगे लेट सी डी रिप्रेजेंट द टावर एंड ए एंड बी द पोजीशंस ऑफ द कार। ये एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक सिंगल स्टेटमेंट डायग्राम बनाने के बाद। क्लियर? अब इसके बाद देखो, हमें जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट है किसमें, कि कितना कार ट्रेवल कर रही है, मतलब बेस, यहां पे कितना और ट्रेवल कर चुकी है, कितना करना है, कितना टाइम और लगेगा। दैट मींस हमारा जो इंटरेस्ट है वो बेस में है। अच्छा, हाइपोटेन्यूज हम नहीं लेंगे बिकॉज हाइपोटेन्यूज दोनों ट्रायंगल का डिफरेंट है। इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ये है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ये है। ठीक, जो परपेंडिकुलर है डीसी, वो दोनों ट्रायंगल का कॉमन परपेंडिकुलर है। तो अगर वो कॉमन है तो वो हमें दोनों डिस्टेंस को कनेक्ट करने में, दोनों का रिलेशन स्टेब्लिश करने में थोड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि हम इसको परपेंडिकुलर को लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एच ले लेते हैं इसको, और साथ ही साथ हम बेस को लेंगे। हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं लेंगे? उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज में डिफरेंट है हाइपोटेन्यूज। एक हाइपोटेन्यूज ए डी है और एक हाइपोटेन्यूज बी डी है। अगर दो डिफरेंट साइड्स हैं तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा बेस को। अगर हम बेस के कनेक्ट करके उसके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग अपना जो मतलब ट्रायंगल बना के सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें वो साइड को इन्वॉल्व किया जाए जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और ऐसी साइड हमारी परपेंडिकुलर है। इसलिए हम परपेंडिकुलर को इन्वॉल्व करेंगे, बेस तो हमें निकालना ही है। दैट मींस कि tan यूज करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बात समझ में आ गई? tan क्यों यूज कर रहे हैं? tan इसलिए केवल यूज कर रहे हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी और राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी दोनों का परपेंडिकुलर सी डी कॉमन है। तो इससे क्या होगा, हमें हेल्प मिलेगी बीसी को एसी से या एबी से लिंक करने में। ठीक है, ये क्लियर है बात? ओके, अब हम लोग पहले tan पता चल गया यूज करना है, पहले एक ट्रायंगल लेते हैं और उसमें रेशियो अप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं पहले मैंने ट्रायंगल छोटा वाला लिया, इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल BCD। ठीक है, तो पहले हमने ट्रायंगल ये वाला लिखा है BCD, छोटा वाला ट्रायंगल BCD। अच्छा, इसमें इसको x ले लेते हैं, इतने लेंथ को, और ये जो लेंथ है इसको y ले लेते हैं। ठीक, तो यहां पे क्या आएगा, ये एंगल देखो 60 है, तो 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा x बेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x। h हमारा हो गया परपेंडिकुलर और x हमारा हो गया बेस, तो इसका मतलब ये आ जाएगा h अपॉन x। ठीक है, अच्छा, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये आ जाएगा √3, x यहां से ऊपर आएगा, इंटू x इक्वल टू h। ये हमारी इक्वेशन बन हो गई। इतना क्लियर है? देखो सीधी सी बात है, एंगल 60 था तो हमने अप्लाई किया tan 60। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan 60 इक्वल टू, इसका परपेंडिकुलर सामने है h, बेस कितना x है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा tan 60 इक्वल टू h अपॉन x। यहां से x ऊपर चला गया, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 इंटू x इक्वल टू h। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। राइट, अब एक काम करते हैं, इक्वेशन चेंज करते हैं, मतलब दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो सेकंड ट्रायंगल लेंगे, तो ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल है ACD। तो इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, अच्छा, ACD ट्रायंगल जब लेंगे तो ACD ट्रायंगल में हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा है ACD को अगर देखें तो यहां पर क्या है, यहां पर ये हमारा परपेंडिकुलर है
और बेस हमारा ये पूरा है यहां से यहां तक, ठीक। इसका मतलब ये आ जाएगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h है, और जो हमारा बेस है क्योंकि 30 डिग्री ले रहे हैं तो मतलब पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो मतलब बेस है इतना y और इतना x, मतलब पूरा x प्लस वाई, तो बेस हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। अब एक काम करें, tan 30 की वैल्यू रख दे और h की जो वैल्यू आई है √3x उसको यहां रख दे। इसका मतलब tan 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू h की जगह √3x यहां रख दे अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। यहां ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे 1/√3 था तो ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस वाई यहां आ गया और √3x इंटू √3। देखो पीछे दिखा दे रही, यही पे किया है मैंने। देखो ये वाला √3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √3x इंटू √3, और ये x प्लस वाई जब इधर आएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 1 मतलब x प्लस वाई, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू √3x इंटू √3, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू √3 मतलब 3x, यहां से ये x इधर आ जाएगा तो y इक्वल्स टू आएगा 3x माइनस x हो जाएगा मतलब 2x, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अच्छा अब एक काम करते हैं, देखो क्वेश्चन ने पूछा है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में, मतलब ये y डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम जो लगा था वो 6 सेकेंड लगा था। पूछ ही रहा है कि अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारी ये x है इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम और लगेगा, ठीक। तो अगर इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा था वो कितना लगा था, 6 सेकेंड। तो अगर हम यहां पे स्पीड निकालें, देखो क्वेश्चन ने बोल रखा है स्पीड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब स्पीड फ्रॉम ए टू बी इज सेम एज स्पीड फ्रॉम बी टू सी, सेम स्पीड है। ए टू बी पे जो स्पीड होगी वही स्पीड बी से सी भी होगी। तो अगर हम ये चीज लिखें कि स्पीड फ्रॉम ए टू बी, स्पीड फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू स्पीड फ्रॉम बी टू सी, ये होगा। अब एक काम करें, ए टू बी पहले स्पीड निकालते हैं, ए टू बी। देखो ए टू बी जो डिस्टेंस है वो y है और टाइम लगा था 6 सेकेंड का। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस y है और टाइम 6 सेकेंड्स है, तो इसका मतलब ये आएगा y अपॉन 6 इज इक्वल टू, अच्छा मान लेते हैं यहां से यहां तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगा उसको t ले लेते हैं, स्मॉल t, जो हमें फाइंड आउट करना है, जो निकालना है। तो मान लेते हैं b से c तक ट्रेवल करने में टाइम लगा है स्मॉल t और डिस्टेंस x है, तो यहां पे अगर स्पीड निकालेंगे तो वो हो जाएगा x अपॉन टी, होगा। ये बात समझ में आई। देखो क्वेश्चन ने बोला यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जो स्पीड ए से बी तक है वही स्पीड बी से सी तक रहेगी, बोला है क्वेश्चन में। इसका मतलब यह है ए से बी तक स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखो यहां पे फिर से, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो y है। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लगा था 6 सेकेंड्स, तो इसका मतलब होगा y अपॉन 6, ठीक है। और यहां से यहां तक जो x डिस्टेंस है, मान लेते हैं इसको ट्रेवल करने में स्मॉल t सेकेंड लगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन टी, यहां से स्पीड आ जाएगी, तो दोनों स्पीड बराबर होगी ना। इसका मतलब y अपॉन 6 इक्वल टू x अपॉन टी। अब अगर एक काम करें, इक्वेशन 2 से y की वैल्यू 2x है, यहां रख दे, तो y के जगह 2x डाल दो यहां पर, तो यह आ जाएगा 2x अपॉन 6 इक्वल टू x अपॉन टी। क्या लिखेंगे यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो x x कट गया, ये कैसे समझ में आया ना, y की वैल्यू आई थी 2x,
y के जगह 2x हमने रख दिया, इस वाले y को हटाया, इसकी जगह 2x रख दिया, तो 2x अपॉन 6 इक्वल टू x अपॉन टी, x कट गया। अच्छा 2 से ये कट जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t इंटू 1 तो आ जाएगा t इक्वल्स टू 3 इंटू 1, ये आ जाएगा 3। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में, उसको कवर करने में कार को 3 सेकेंड्स का टाइम और लगेगा टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बची हुई है फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? 3 सेकेंड्स का टाइम और लगेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ वर्टिकल टावर stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height h। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक वर्टिकल टावर है। अच्छा सरमाउंट का मतलब होता है उसके ऊपर लगाना, जैसे अगर ये है मान लेते टावर, सरमाउंट मतलब इसके ऊपर ऐसे कुछ अगर हमने लगा दिया तो इसका मतलब वो हमने सरमाउंट कर दिया उसको। ठीक, तो यहां पे क्या कह रहा है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक वर्टिकल टावर बना लेते हैं, तो ये हमारा वर्टिकल टावर हो गया, ये ग्राउंड हो गया। ठीक, फिर कह रहा है इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टैफ ऑफ हाइट स्मॉल एच, मतलब टावर के ऊपर एक वर्टिकल फ्लैग स्टैफ है जिसकी हाइट स्मॉल एच है। इसका मतलब मान लेते हैं यहां तक टावर है, इसके ऊपर एक वर्टिकल फ्लैग स्टैफ है और इसकी हाइट स्मॉल एच है ये। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन मतलब ग्राउंड, तो मतलब ग्राउंड बना लिया, मान लेते ये पॉइंट हो गया ग्राउंड पर। ठीक, तो एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैग स्टैफ आर अल्फा एंड बीटा। मतलब यहां से अगर वो फ्लैग स्टैफ के बॉटम को देखे और फिर टॉप को देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है अल्फा एंड बीटा। मतलब यहां से अगर वो फ्लैग स्टैफ के बॉटम को देखेगा, पहले किसको देख रहा है? बॉटम को। ठीक है, तो बॉटम को देख रहा है, यहां से ऐसे करके देखेगा, तो इस तरह से देखेगा ऐसे, तो जो एंगल बन रहा है ये एंगल बन रहा है अल्फा। ठीक है, और फिर वो यहीं से जब वो टॉप को देखेगा फ्लैग स्टैफ के, मतलब यहां से ऐसे देखेगा, तो ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है बीटा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, अगर हम हाइट ऑफ द टावर को कैपिटल एच ले लें इसको, ठीक है, और ये हमारा एक्स है, इसको एक्स ले लेते हैं बेस को, देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें यह प्रूव करना है कि कैपिटल एच इक्वल टू दिस, मतलब कैपिटल एच इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है कि कैपिटल एच की वैल्यू है स्मॉल एच टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। क्लियर है? अब देखो ये प्रूविंग टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें ये लिखा होता है कि कौन सा रेशियो यूज करना है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन लाना होगा उसमें वो रेशियो दिख जाएगा। तो यहां पर जो हमें लाना है वो टैन अल्फा टैन बीटा टैन, इसका मतलब कोई डाउट नहीं है कि साइन कॉस टैन में से कौन सा यूज करना है, 100% टैन ही यूज करना है, बिकॉज यहां पे टैन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब जैसा मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में पहले, क्योंकि यहाँ पे फिगर बना हुआ है, इसको छोटा सा डिस्क्रिप्शन इसका लिख देंगे कि लेट ए बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड ये BC हो गया अगर, तो BC बी द टावर एंड CD बी द फ्लैग स्टैफ। ठीक है, हमें प्रूव करना है कैपिटल H मतलब हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू दिस। ठीक, और जैसा पता है कि टैन लगाना है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहले फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC क्या आएगा? टैन अल्फा, क्योंकि देखो छोटा वाला ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ABC में अल्फा जो एंगल है वही होगा, और अल्फा के अकॉर्डिंग सामने कैपिटल H जो है परपेंडिकुलर है और x हमारा बेस है, तो टैन अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल H अपॉन x। ठीक है, इसके बाद दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD,
बी डी tan बीटा इज इक्वल टू, अब एंगल बीटा हो जाएगा पूरा एंगल ये, तो tan बीटा इज इक्वल्स टू h प्लस एच अपॉन एक्स, यही होगा। यही होगा भाई, अगर बीटा हमने पूरा एंगल लिया है तो इसका मतलब पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला, अगर पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारा पूरा परपेंडिकुलर होगा, स्मॉल h प्लस कैपिटल H, और हमारा बेस हो जाएगा x। तो tan बीटा इक्वल्स टू h प्लस एच अपॉन एक्स। अब ये बताओ जो एक्सप्रेशन प्रूफ करके लाना है उसमें क्या चीज नहीं है इनमें से। तो देखो यहां पर x है, यहां पर भी x है, लेकिन जो एक्सप्रेशन प्रूफ करके हमें लाना है ये, इसमें कहीं पर x नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम यहां से और यहां से दोनों जगह से x की वैल्यू निकालेंगे, और वो x की वैल्यू, क्योंकि दोनों x की ही वैल्यू है तो दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, राइट। तो यहां से पहले x की वैल्यू निकालो, तो x कैसे आएगा, x ऊपर जाएगा, tan अल्फा नीचे आ जाएगा, तो यहां से आएगा x इक्वल्स टू कैपिटल H अपॉन tan अल्फा आएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और अगर हम यहां से x निकालें तो यहां से हमारा x आएगा कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन tan बीटा आएगा भाई, यहां से tan बीटा नीचे आ जाएगा, x ऊपर चला गया तो x इक्वल्स टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन tan बीटा, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक। अब ये चीज ध्यान रखना, ऐसे प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन में जब इक्वेशन आती है तो वही वैल्यू निकालते हैं जो आंसर में नहीं चाहिए। आंसर में x नहीं चाहिए हमें, तो हमने x यहां से भी निकाला और x हमने यहां से भी निकाला, और फिर क्योंकि दोनों x की वैल्यू है, ये जो वैल्यू आई ये भी x की वैल्यू है, और ये जो आई ये भी x की वैल्यू है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो पहली वैल्यू आई थी स्मॉल h अपॉन tan अल्फा, और दूसरी आई थी कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन tan बीटा, ये वैल्यू थी, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो कैपिटल H अपॉन tan अल्फा, सॉरी कैपिटल H है ये, भी करेक्शन कर देते हैं, और यहां पे H प्लस H अपॉन tan बीटा है, तो यहां पर ये जो H है वो कैपिटल H हो जाएगा, ये क्लियर। अब हमें कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है, हमें कैपिटल H की वैल्यू निकाल के प्रूव करना है कि ये इतना आएगा, हाइट ऑफ द टावर इतना आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये ऊपर जाएगा H tan बीटा, भाई देखो tan बीटा आएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये जाके इस H को मल्टीप्लाई करेगा, और ये tan अल्फा जाकर इन दोनों H को मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल्स टू कैपिटल H tan अल्फा प्लस स्मॉल h tan अल्फा, ये आएगा भाई, tan अल्फा जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो पूरे ब्रैकेट को करेगा, तो कैपिटल H इंटू tan अल्फा प्लस स्मॉल h इंटू tan अल्फा, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, ये जो कैपिटल H वाला टर्म है इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल H tan बीटा माइनस कैपिटल H tan अल्फा इज इक्वल्स टू H tan अल्फा, ये बचेगा भाई, ये वाला टर्म हमने इधर से इधर ले लिया, तो जब इधर से इधर आएगा साइन चेंज होगा, तो प्लस H tan अल्फा था, इधर आया तो माइनस H tan अल्फा हो गया, इससे कैपिटल H कॉमन निकाल लो, बचेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल्स टू H tan अल्फा, और फिर ये H tan अल्फा यहां से नीचे चला जाएगा अपॉन में, तो कैपिटल H इक्वल्स टू H tan अल्फा अपॉन, ये अपॉन में चला गया, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये हमें प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन वही है, कंसेप्ट वही है, प्रूविंग वाले क्वेश्चन में एक अच्छी बात ये होती है कि रेशियो बता देगा कौन सा यूज करना है, तो डायग्राम बनाना है, जो रेशियो उसने बोला वो यूज करना है, और सॉल्व करके आंसर हमारा अपने आप आ जाएगा, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। अब इस बात को समझो, मतलब ये कह रहा है यहां पर एक लेक है, ये वाटर बॉडी है, लेक है एक, ठीक है, पानी है ये, ऐसे। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अबव अ लेक इज 30। मतलब जो ऑब्जर्वर है वो लेक का, ये वाटर सरफेस है लेक का, यहां से 50 मीटर ऊपर बैठा है, यहां ऑब्जर्वर बैठा है, ये जो हाइट है ये 50 मीटर है, यहां पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। और वो यहां से एक बर्ड को देख रहा है, मान लेते हैं बर्ड यहां पर है, ठीक। तो इस बात को समझो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड, बर्ड को देख रहा है फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। मतलब यहां से जब वो यहां पे बैठा है और यहां से नॉर्मल देखेगा तो सीधे देखेगा, बर्ड को देखने के लिए उसको अपना एंगल ऐसे करके चेंज करना पड़ेगा। तो ये एंगल जो चेंज हो रहा है ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इसका मतलब अगर नॉर्मल लाइन ऑफ साइट बना दें ऐसे, तो यहां से इस बर्ड को देखने के लिए उसको अपना जो एंगल चेंज करना पड़ रहा है, ये जो एंगल है वो एंगल है 30 डिग्री का। क्लियर? ये बात समझ में आई? अच्छा, फिर कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब वहीं से अब वो क्या देख रहा है, ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। मतलब अब ये बताओ, हमने प्लेन मिरर का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फिजिक्स में, और जो लेक होता है, वाटर सरफेस होता है, उसका बिहेवियर प्लेन मिरर जैसा ही होता है। तो मिरर से जितने ऊपर ऑब्जेक्ट होगा, मिरर के उतने नीचे इमेज बनेगी, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इतनी हाइट को x ले लें, और हमें पता है ये तो 50 है ही इतना, भाई ये अगर 50 है तो ये भी 50 होगा, ठीक। तो इसका मतलब वाटर सरफेस, लेक से बर्ड की जो हाइट है वो कितनी है, वाटर सरफेस से बर्ड की हाइट है 50 प्लस एक्स, ये इतना 50 है और ये इतना एक्स है। मतलब यहां से यहां तक है 50 प्लस एक्स, ये इतना 50 होगा। अब हमें यह पता है कि जितना ऊपर, मतलब मिरर से जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा, इमेज उतनी पीछे बनेगी। इसका मतलब जो बर्ड का रिफ्लेक्शन होगा, जो बर्ड की इमेज आएगी, वो यहां कहीं पर आएगी, यहां पर। और ये कितना होगा, ये होगा 50 प्लस एक्स। ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो, ये वाटर सरफेस है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये मिरर है तो मिरर से जितने ऊपर ऑब्जेक्ट रहता है, इसका मतलब ये अगर मिरर है तो ऑब्जेक्ट यहां पर है, बर्ड यहां पर है, तो ये जो है ये कितना, ये एक्स है, ये 50 है, तो ये 50 प्लस एक्स है। तो इसका मतलब मिरर से जितने आगे ऑब्जेक्ट होगा, मिरर से उतने पीछे इमेज बनेगी। मतलब ये अगर मिरर सरफेस है तो यहां से इमेज यहां बनेगी, ठीक है। तो ये बर्ड की इमेज है, ये उसकी इमेज है, ये हमारी बर्ड है, ये पोजीशन बर्ड की है, और ये उसका रिफ्लेक्शन है जो इमेज बन रही है वाटर में, ठीक है। अब वो कह रहा है यहीं पे बैठा हुआ पर्सन जब उसके रिफ्लेक्शन को देख रहा है, ऐसे देखेगा, यहां नॉर्मल देखता है ऐसे, ये उसकी नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है, इसको देखेगा इसकी इमेज को, तो ऐसे करके उसको एंगल अपना चेंज करना पड़ेगा, ऐसे करके, ऐसे देखेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से मेजर होता है, ये है हमारा 60 डिग्री का, ठीक है। और पूछा ये जा रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द बर्ड, मतलब हमसे पूछा जा रहा है लेक से 50 इतना प्लस एक्स, मतलब हमें 50 प्लस एक्स की वैल्यू बतानी है, हाइट ऑफ द बर्ड बताना है, ठीक है। तो पहले अगर हम ये वाला ट्रायंगल लें, ये वाला ट्रायंगल, इतना ट्रायंगल ले, अच्छा इसमें इसको एक्स ले लेते हैं, ये जो बेस है यहां से यहां तक, इसको एक्स ले लेते हैं। तो अगर हम इतना ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, सॉरी एक्स हमने ले चुके हैं, वाई ले लेंगे, सॉरी एक्स ले चुके हैं, इसको हम लोग y ले लेते हैं। y क्या है, y ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस हमारी y है, ठीक। यहां पे लिख देते हैं y हमारी ये डिस्टेंस है,
ठीक, तो अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला इतना ट्रायंगल अगर लेते हैं तो उसमें एंगल 30 है, तो tan 30 इक्वल टू क्या आएगा, x अपॉन वाई। tan 30 इक्वल टू x अपॉन वाई। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू x अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y ऊपर जाएगा, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √3x। ये बात समझ में आई, क्लियर है? ये ट्रायंगल ये वाला लिया है, इस ट्रायंगल को लिया है, 30 डिग्री का एंगल है, 30 के सामने परपेंडिकुलर x और बेस हो गया y, तो tan 30 इक्वल्स टू x अपॉन वाई, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, y इक्वल्स टू √3x आ गया। अब पूरा ट्रायंगल ये वाला लो, ये ट्रायंगल, ये इतना पूरा ट्रायंगल, ठीक, तो ये बताओ अगर इतना 50 है और इतना 50 प्लस x है, तो ये पूरा कितना होगा, ये जो पूरा होगा ये होगा 50 प्लस 50 100 और प्लस x, तो मतलब ये आ जाएगा 100 प्लस x होगा। ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ये वाला, यहां से ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये पूरा नीचे तक इतना, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला। तो 60 के सामने ये पूरा हमारा हो गया 100 प्लस x और ये हो गया y, इसका मतलब tan 60 इक्वल्स टू 100 प्लस x अपॉन y। अच्छा, y की वैल्यू √3x है, यहां रख दो, और tan 60 की वैल्यू √3 रख दो, तो √3 tan 60 की वैल्यू, y की वैल्यू है √3x, तो यहां √3x आ गया, ये √3x ऊपर आके इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका मतलब इनटू ये आया, √3 इंटू √3 3x इक्वल्स टू 100 प्लस x, यहां से ये x इधर आ गया, तो ये आ गया 2x इक्वल्स टू 100, मतलब x की वैल्यू आएगी 100 अपॉन 2, मतलब 50 मीटर। x 50 आ गया, ये इतना 50 हो गया। अच्छा, ये 50 है और ये भी हमारा 50 है, दे रखा है, इसका मतलब पूरी हाइट ऑफ द बर्ड यहां से यहां तक कितनी हो गई, 50 ये और 50 ये, तो 50 प्लस 50 यहां से यहां तक टोटल हो गया 100 मीटर, तो हाइट ऑफ द बर्ड आएगी 100 मीटर्स। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट, इसमें इतना ही था, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे चैप्टर करेंगे, अगला वाला। थैंक यू।